वेलकम एवरीवन। रिफ्लेक्टिव माइंड में आप सभी का स्वागत है। द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स फ्रॉम चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर क्लास 10 ज्योग्राफी। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सेशन आर टू नो आउट द problems of Indian agriculture, understanding of institutional reforms in the agriculture, technological reforms in the agriculture, and contribution of agriculture to the national economy. You know, एग्रीकल्चर इज़ द बैकबोन ऑफ एनी पर्टिकुलर इकोनॉमी। और इंडिया की इकोनॉमी की बात करें उसमें एग्रीकल्चर का एक बड़ा पाइवटल रोल हमें दिखता है। तो एग्रीकल्चर आप इंडिया के एक बहुत बड़े लोगों से, उसके लाइवलीहुड से, उनके सब्सटेंस से जोड़कर आप उन्हें देख सकते हैं। सस्टेन्ड यूजेस ऑफ लैंड विदाउट कंपेटिबल टेक्नो इंस्टीट्यूशनल चेंजेस हैव हिंडर्ड द पेस ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। अगर हम लोग एग्रीकल्चर की बात करें तो इंडिया में जो एग्रीकल्चर का जो नेचर है, हमने टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर में भी किया था। बेशक यहाँ पे कमर्शियल टाइप ऑफ एग्रीकल्चर की भी प्रैक्टिस की जाती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर अपने नेचर में स्टिल लाइवलीहुड ओरिएंटेड और सब्सटेंस बेस होने के कारण उसे एक प्रॉफिटेबल फार्मिंग ज़्यादा नहीं माना जाता। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, इनहेरिटेंस के कारण, पॉपुलेशन डे बाय डे ग्रो करने के कारण, बढ़ने के कारण हमारा एग्रीकल्चरल लैंड, पर कैपिटा एग्रीकल्चरल लैंड की अवेलेबिलिटी कम हो रही है और उसमें लिमिटेड पीस ऑफ लैंड से ही हमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन लेने का प्रेशर वहाँ पे बढ़ता जा रहा। तो कुछ ऐसे ये प्रॉब्लम्स हैं और इन्हीं प्रॉब्लम्स को, क्योंकि देखिए जब तक हम प्रॉब्लम्स को नहीं समझेंगे तब तक रिफॉर्म करना क्यों जरूरी है, इधर इंस्टीट्यूशनल इधर टेक्नोलॉजिकल। In spite of development of sources of irrigation, most of the farmers in large parts of the country still depend upon monsoon and natural fertility in order to carry on their agriculture. कहा क्या जा रहा है कि बेशक हम लोग यहाँ पे इरिगेशन की फैसिलिटी हमारे एग्रीकल्चर में अवेलेबल है, लेकिन इसके बाद भी मोस्ट ऑफ द फार्मर्स, मोस्ट ऑफ द पीजेंट्स की जो डिपेंडेंसी है वो एक इरेटिक मानसून पे ज़्यादा है और उनकी डिपेंडेंसी सॉइल के नेचुरल फर्टिलिटी पे ही है। कहने का मतलब क्या कि अगर किसी कारण से मानसून फेलियर होता है या सॉइल की फर्टिलिटी में किसी कारण से डिग्रेडेशन या उसकी क्वालिटी अगर खराब होती है तो उनके फसल को बर्बाद होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। फॉर अ ग्रोइंग पॉपुलेशन दिस possesses a serious challenge. Agriculture which provides livelihood. अब देखिए यहाँ पे सवाल ये बन सकता है बच्चे कि एग्रीकल्चर इंडिया में कितने परसेंट लोगों को, एग्रीकल्चर इंडिया में कितने परसेंट लोगों को आप बोल सकते हैं कि लाइवलीहुड प्रोवाइड कराता है? अराउंड 60%। पॉपुलेशन नीड्स टू सम सीरियस टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। कहने का मतलब क्या है कि जब इतने सारे लोगों को ये लाइवलीहुड प्रोवाइड करा रहा है तो इसे हमें कुछ इस तरीके से टेक्नोलॉजिकली एंड इंस्टीट्यूशनली रिफॉर्म करना है ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं भी हैं उनकी भी फूड रिक्वायरमेंट्स को क्या किया जा सके, फुलफिल किया जा सके और कंट्री को एग्रीकल्चर के फील्ड में क्या किया बनाया जा सके, एक सेल्फ डिपेंडेंट या सेल्फ एफिशिएंट बनाया जा सके। दस, अब देखिए यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक टर्म्स आएंगे बच्चे, इन सभी टर्म्स को ध्यान देंगे। दस, कलेक्टिवाइजेशन, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, कॉपरेशन एंड एबोलिशन ऑफ जमींदारी एटसेट्रा वर गिवन प्रायोरिटी टू ब्रिंग अबाउट इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। अब देखिए यहाँ पे आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स का एग्जाम्पल दीजिए, है ना। आपसे बेशक ये हमारा टॉपिक इंस्टीट्यूशनल और टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म पे है, लेकिन आपको इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म को भी अलग से समझना है, टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म को भी अलग से समझना है। कई बार 3 नंबर या 5 मार्कर के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आता है कि इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म में और टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म में क्या डिफरेंस है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक टर्म आ रहा है कलेक्टिवाइजेशन। तो कलेक्टिवाइजेशन का मतलब क्या होता है कि चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना। कलेक्टिवाइजेशन क्या, डेफिनेशन को देखें तो मल्टीपल फार्मर्स run their holdings as a joint enterprise. The process by which farm land is aggregated is called collectivization. तो collectivization का मतलब क्या कि अगर लोगों को लगता है कि हमारे 10 खेत हैं लेकिन 10 खेत अगर स्कैटर्ड है, एक जगह पे नहीं है, तो हम 4-5 फार्मर इकट्ठे होते हैं, अपने अपने फार्म लैंड को एक जगह इकट्ठा करते हैं और एक साथ खेती करते हैं और उसके बाद जो प्रोडक्शन आता है वो अपने फार्म लैंड के कॉन्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग उसे क्या कर लेते हैं, फर्दर डिवाइड कर लेते हैं।
अगर देखें यहाँ पे कॉपरेशन, तो कॉपरेशन का मतलब क्या होता है कि फार्म लैंड की बात करें, एग्रीकल्चरल मशीनरीज की बात करें, इनपुट की बात करें, सीड्स की बात करें, जितने भी एग्रीकल्चरल इनपुट्स हैं उनमें अगर अगर लोगों से कॉपरेट मिल सके, लोगों से कॉपरेशन मिल सके, है ना। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट टर्म दिख रहे बच्चे, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स का मतलब क्या है, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया यहाँ पे कि अगर आपके 10 खेत है और 10 खेत अगर 10 जगह स्कैटर्ड है तो उसको इजीली आप एग्रीकल्चरल पर्पस से यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 10 जगह आपको मशीन को ले जाना पड़ेगा, 10 जगह आपको अलग अलग प्रकार की चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा। तो वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पोस्ट इंडिपेंडेंट में एक किया, ये कोशिश करी कि अगर 10 अलग अलग जगह खेत हैं तो हम उसे एक जगह कंसोलिडेट करेंगे, है ना। और एक जगह कंसोलिडेट करके अगर आपके आसपास के बगल में किसी और का अगर फार्म लैंड है उसे दूसरी जगह उसे वो प्रोवाइड करा दिया जाएगा, उसे एलोकेट कर दिया जाएगा। और इसे ही हम लोग कई बार चकबंदी क्या बोलते हैं, चकबंदी कहते हैं। और पोस्ट 47 जो सबसे पहला जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, जिसके द्वारा हमने राइट टू वेल्थ, संपत्ति के अधिकार को खत्म किया, और उसका उद्देश्य क्या था कि एबोलिशन ऑफ जमींदारी। जमींदारी का मतलब क्या है कि कुछ एकाध लोगों के पास बहुत सारे फार्म लैंड है और कुछ लोग के पास बिल्कुल भी नहीं है। तो समाज में इनइक्वालिटी को खत्म करने के लिए, रिसोर्सेज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, एक डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के फीलिंग को प्रमोट करने के लिए फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में हमने राइट टू वेल्थ को खत्म किया, और जिसका टारगेट था एबोलिशन ऑफ जमींदारी। इन द कंट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस, लैंड रिफॉर्म्स was the main focus of our 5-year plan. The right of inheritance had already led to fragmentation of land holdings, necessity consolidation of holdings। जो मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया कि राइट ऑफ इनहेरिटेंस के कारण जो हमारा जो जन्मजात हमें अधिकार मिलता है अपने पैतृक संपत्ति में, तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है उस पॉपुलेशन का के इसमें जो हिस्से में जो लैंड की जो एवेबिलिटी है वो धीरे धीरे करके कम हो रही है, क्योंकि लैंड का साइज नहीं बढ़ रहा है लेकिन पॉपुलेशन के साइज बढ़ने के कारण एक ही लैंड में फर्दर और ज़्यादा आप बोल सकते हैं उसका बंटवारा होता जा रहा है, तो पर कैपिटा उसकी एवेबिलिटी कम हो रही है। हमारा एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन, उसकी प्रोडक्टिविटी, उसका इफेक्टिव मैनेजमेंट क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। द लॉज ऑफ लैंड रिफॉर्म्स वर एनेक्टेड बट द इम्प्लीमेंटेशन वॉज लैकिंग और ल्यूकवार्म। कहा जाता है कि नियम को बनाना जितना जरूरी है उसको इम्प्लीमेंट करना भी उतनी ही शिद्दत के साथ जरूरी होता है। तो लैंड रिफॉर्म्स को डिज़ाइन किया गया, एनेक्ट किया गया, लेकिन उसको डेडिकेशन के साथ उसको इम्प्लीमेंट या उसको एग्जीक्यूट नहीं किया गया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्बार्क्ड अपॉन इंट्रोड्यूसिंग एग्रीकल्चरल रिफॉर्म टू इम्प्रूव इंडियन एग्रीकल्चर इन द 60s एंड 70s। 60s के डिकेड में, 70s के डिकेड में आप लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ भी रहे होंगे बच्चे। 60s के डिकेड में, 70s के डिकेड में, फर्स्ट ऑफ ऑल 60s के डिकेड में, है ना, पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी को शुरू किया गया, जिसे हम लोग पैकेज टेक्नोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। और स्पेशली इसमें गेहूं के सेरेल्स पे या सीरियल्स पे ज़्यादा फोकस किया गया। द ग्रीन रेवोल्यूशन बेस्ड ऑन द यूज ऑफ पैकेज टेक्नोलॉजी एंड द वाइट रेवोल्यूशन। वाइट रेवोल्यूशन का मतलब क्या था कि यहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन पे जोर देना, या इसे कई बार हम लोग ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। इसका उद्देश्य क्या था कि कंट्री को मिल्क प्रोडक्शन के मामले में क्या बनाना, सेल्फ सफिशिएंट या सेल्फ रिलायंट बनाना। सम ऑफ द स्ट्रेटजीज इनिशिएटेड टू improve the lot of Indian agriculture, but this too led to कंसंट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट इन फ्यू सेलेक्टेड एरियाज। अब देखिए बच्चे, हमने ग्रीन रेवोल्यूशन को हमने पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी में 60s के डिकेड में हमने इम्प्लीमेंट किया, और जिसका उद्देश्य फूड सिक्योरिटी को प्रमोट करना, फूड प्रोडक्शन में हमें आत्मनिर्भर बनाना। लेकिन एक पर्टिकुलर एरिया में डेवलपमेंट हुआ और दूसरे एरिया में डेवलपमेंट नहीं होने के कारण उसने कई प्रकार के सोशल डिस्टॉर्शंस को पैदा किया, उसने रीजनल इम्बैलेंसेस को पैदा किया, उसके भी कई सारे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम सामने आए, कई सारे सोशल प्रॉब्लम सामने आए। तो कहने का मतलब क्या था कि अगर हम एक एरिया में डेवलपमेंट करते हैं, दूसरे एरिया में डेवलपमेंट नहीं करते हैं, तो वह एक प्रकार के रीजनल इम्बैलेंसेस को, एक प्रकार के प्रादेशिक असंतुलन को वो क्या करता है, प्रमोट करता है। और इसीलिए दोबारा 80s की डिकेड में इंडिया के कुछ और भागों में हमने ग्रीन रेवोल्यूशन को क्या किया, इम्प्लीमेंट किया। देयरफॉर इन द 80s and 90s a comprehensive land
development program. A comprehensive land development program was initiated which included both institutional and टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म. अब देखिए यहाँ पे सवाल आ सकता है कि कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम में किस प्रकार के रिफॉर्म को या किस प्रकार के रिफॉर्म्स को एनकलकेट किया गया, शामिल किया गया. आंसर विल बी इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म. अब इसमें क्या क्या थे? प्रोविजंस ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस. अब देखिए बच्चे, ये जितने भी हैं, ये जितने भी अब यहाँ पे पॉइंट्स आ रहे हैं, दे ऑल आर टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म. अभी तक जो हमने किया, कलेक्टिवाइजेशन की बात करें, एबोलिशन ऑफ जमींदारीज की बात करें, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स की बात करें, दे ऑल आर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स. बट अगर कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करें जिसमें इंस्टीट्यूशनल और टेक्नोलॉजिकल दोनों को इन्वॉल्व किया गया, टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स में प्रोविजन ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्रॉट, फ्लड, साइक्लोन, फायर, डिजीज. अब देखिए, अगर किसान ने किसी जमीन पर अगर फसल लगाई हुई है और अगर बाढ़ के कारण, सूखे के कारण, चक्रवात के कारण या किसी भी नेचुरल डिजास्टर या कैलामिटीज के कारण उनके फसलों की अगर हानि होती है, बर्बादी होती है, खराब होते हैं उनके फसल, तो वहां पे उन्हें इंश्योरेंस दिया जाएगा, उनका उन्हें डैमेज कंट्रोल मेजर वहां पे किया जाएगा. एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक. ग्रामीण बैंक के एस्टेब्लिशमेंट पे ज़्यादा जोर दिया ताकि किसानों को इजीली वहाँ पे लोन दिया जा सके. वो अलग अलग एग्रीकल्चरल काम के लिए जो भी उनके जो फाइनेंशियल जो ऑब्स्टिकल्स है उसको ख़त्म किया जा सके. कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को एस्टेब्लिश किया गया. कोऑपरेटिव्स का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन जिसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं और अपने कॉमन गोल के लिए, अपने कॉमन इंटरेस्ट के लिए एक साथ मिलकर काम करते हैं. आप लोगों ने कोऑपरेटिव बैंक्स के भी नाम सुने होंगे. और कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल इंडिया में दो फेमस एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज रहा है. महाराष्ट्र में शुगर इंडस्ट्री और गुजरात में मिल्क प्रोडक्शन. याद रखिएगा बच्चे, मिल्क प्रोडक्शन आप लोगों ने नाम सुना होगा मदर डेयरी के आउटलेट्स का, है ना. तो अगर मिल्क प्रोडक्शन की बात करें जिससे हम लोग ऑपरेशन फ्लड से भी कई बार जोड़ते हैं, उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था. आप लोग एक ब्रांड यूज करते हैं अमूल, तो अमूल का फुल फॉर्म क्या है? आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड. और आनंद गुजरात में एक जगह है जहां पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है ना, मिल्क प्रोडक्शन करने में यहाँ पे. एंड बैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग लोन फैसिलिटीज to the farmers at lower rates of interest were some important steps in this direction. किसान क्रेडिट कार्ड, जिसे हम लोग एटीएम कार्ड वगैरह यूज़ करते हैं, तो किसान को भी क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कराया गया जिसके द्वारा उन्हें टाइम टू टाइम उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता रहे. किसान क्रेडिट कार्ड. पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम. अगर किसान कि किसी कारण से अगर व्यक्तिगत दुर्घटना वगैरह होती है तो उस कारण से उनका फसल, उनकी संपत्ति, उनका परिवार उस चीज़ से सफ़र ना कर सके. आर सम अदर schemes introduced by government of India for the benefit of the farmers. Moreover, special वेदर बुलेटिन्स. अब देखिए, स्पेशल वेदर बुलेटिन्स भी टाइम टू टाइम जारी किया जाता है कि कहाँ पे बारिश होगी, कितनी बारिश होगी, सूखा पड़ने वाला है, अमाउंट ऑफ रेनफॉल कैसा रहेगा. तो कहने का मतलब क्या है कि किसान को अपने आसपास के एनवायरनमेंट के बारे में, सॉइल के बारे में, इवन कई जगह अभी हम लोग करेंगे थोड़ी देर में, ICAR की स्थापना की गई है, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना की गई है जहाँ पे किसानों के खेत में जो सॉइल उसकी प्रॉपर टेस्टिंग की जाती है कि वो सॉइल फर्टाइल है या नहीं है, उसमें किस प्रकार के फर्टिलाइजर, किस प्रकार के मैन्योर को यूज़ किए जाने की ज़रूरत है, किसान किस तरीके से अपने एग्रीकल्चरल एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज करें, किस तरीके से वो लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज़ करके ही सही वो बेहतर तरीके से अपने एग्रीकल्चर को हैंडल कर सकते हैं, उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं. एग्रीकल्चरल प्रोग्राम्स फॉर फार्मर्स. एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी किसानों के लिए चलाया जा रहा है. इंट्रोड्यूस्ड ऑन द रेडियो. अब रेडियो के द्वारा, टेलीविजन के द्वारा फोरकास्ट किया जा रहा है, बारिश होने की संभावना है, बारिश नहीं होगी, सूखा पड़ेगा, है ना. ये कहने का मतलब क्या है कि किसानों के फेवर में उनके एग्रीकल्चरल एक्टिविटी को सपोर्ट करने के लिए, ताकि किसी भी किसान की व्यक्तिगत तौर पर या व्यक्तिगत लेवल पे किसी भी प्रकार के किसान की उनके फसल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें उनका नुकसान ना हो. The government also announces minimum support price. अब देखिए बच्चे, यहाँ पे 3 प्रकार के प्राइस की बात आ रही है. एक है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, नेक्स्ट वन रेम्यूनरेटिव प्राइस, एंड द थर्ड वन प्रोक्योरमेंट प्राइस फॉर इंपॉर्टेंट क्रॉप्स टू चेक द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर्स बाय स्पेक्यूलर्स एंड मिडल. स्पेक्यूलर्स का मतलब क्या होता है? जो मिडिल मैन होता है. आप इन सभी टर्मिनोलॉजी से सहमत होंगे या आप ये ज्ञात होंगे आप, क्योंकि आपको इनको इकोनॉमिक्स में भी देखना है. अगर इस स्लाइड में हम इन तीनों टर्मिनोलॉजीज को देखें तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब क्या होता है? अ फॉर्म ऑफ मार्केट इंटरवेंशन बाय द
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एंश्योर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर अगेंस्ट एनी शार्प फॉल इन टू फार्म प्राइसेस। मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस को सरकार के द्वारा डिक्लेयर किया गया था, और सरकार ने अगर किसी सीरियल्स का, किसी फसल का मिनिमम सपोर्ट प्राइस अगर डिक्लेयर कर दिया तो उससे कम कीमत पर कोई भी उससे वो फसल या वो सीरियल्स या वो अनाज या वो खाद्यान्न नहीं खरीदेगा। तो इसका उद्देश्य किसानों को एक्सप्लॉयटेशन से बचाना, शोषण से बचाना। जो मार्केट में जितने भी जो आप बोल सकते हैं मिडिल मैन होते हैं या जितने भी ट्रेडर्स होते हैं जो अपने व्यक्तिगत पर्पस के लिए किसान के प्रोडक्ट्स का यूज़ करते हैं, कई बार एमएसपी इज प्राइस फिक्स बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब देखिए यहाँ पे सवाल पूछा जा सकता है कि एमएसपी को डिक्लेयर कौन करती है, उसका प्राइस फिक्स होता है या नहीं होता है, उसके प्राइस को फिक्स करने की अथॉरिटी किसके पास होती है। टू प्रोटेक्ट द प्रोड्यूसर फार्मर्स अगेंस्ट एक्सेसिव फॉल इन प्राइस ड्यूरिंग बम्पर प्रोडक्शन। कई बार जब बम्पर प्रोडक्शन होता है तो प्रोडक्ट्स की कीमत नीचे आ जाती है, अगर प्रोडक्शन में किसी कारण से स्कैरसिटी होती है तो उसकी कीमत हाई करी जाती है। तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन ना हो, किसान को प्रोडक्ट्स की वहाँ पे हानि ना हो, इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा उनके एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करने के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य हिंदी में कहते हैं। नेक्स्ट वन इज प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट प्राइस का मतलब होता है खरीदने का। तो प्रोक्योरमेंट प्राइस का मतलब क्या, वर द प्राइसेस ऑफ खरीफ एंड रबी सीरियल्स। देखिए ये खरीफ और रबी सीरियल्स के लिए होता है, जायद के लिए नहीं होता, याद रखेंगे। एट विच द ग्रेन वाज टू बी डोमेस्टिकली प्रोक्योर्ड बाय पब्लिक एजेंसीज। पब्लिक एजेंसीज के द्वारा किसानों के आप बोल सकते हैं ग्रेन को, उनके एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को क्या किया जाता, खरीदा जाता है। लाइक एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फॉर रिलीज थ्रू पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू। जो बीपीएल लोग होते हैं जिनकी फाइनेंशियल अर्निंग बहुत ज़्यादा नहीं होती है, और पीडीएस सेंटर्स पे रियायती कीमत पे, कम कीमत पे वहाँ पे आप बोल सकते हैं सीरियल्स की या आप बोल सकते हैं अन्न की आपूर्ति की जाती है। इट वॉज अनाउंस्ड सून आफ्टर द हार्वेस्ट बिगन। जैसे ही फसलों की कटाई शुरू होती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोक्योरमेंट प्राइस या उसको खरीदने का मूल्य जारी कर देती है। जो मोस्ट ऑफ द जो आप बोल सकते हैं वो जो खरीदने का काम होता है वो पब्लिक एजेंसीज एफसीआई लाइक जो करती है। एंड द लास्ट वन इज रेम्यूनरेटिव प्राइस। रेम्यूनरेटिव का मतलब देखिए होता है सेटिस्फाई। अगर मैं बोलूं कि आपका प्रोडक्ट्स जितने का डिजर्व करता, अगर उसको उतनी ही कीमत मिल रही, ना तो बहुत ज़्यादा मिल रही है ना तो बहुत कम मिल रही है, हम उसी को रेम्यूनरेटिव प्राइस कहते हैं। रेम्यूनरेटिव प्राइस इज द एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट फॉर द प्राइस टू पे टू शुगर केन फार्मर्स। अब देखिए यहाँ पे शुगर केन फार्मर्स पे स्पेशल जोर दिया जा रहा है। बाय द शुगर मिल, शुगर मिल के द्वारा शुगर केन फार्मर्स को दिया जाने वाला प्राइस रेम्यूनरेटिव प्राइस, एंड इज अनाउंस ईच ईयर, हर साल इसका अनाउंस किया जाता है बाय द सेंटर, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया जाता है, शुगर मिल्स के द्वारा दिया जाता है, शुगर केन फार्मर्स को दिया जाता है। द शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर वगैरह समय। चलिए अगर डिस्कशन में अगर आगे बढ़ें तो आगे में अब देखिए यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में बताया जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे ध्यान देंगे। दिस वन इज भूदान एंड ग्रामदान। भूदान और ग्रामदान का क्या रोल है यहाँ पे, एक आप बोल सकते हैं इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में। महात्मा गांधी के एक बहुत बड़े फॉलोवर थे विनोबा भावे, जिसे महात्मा गांधी जी ने अपना बोल सकते हैं कि स्पिरिचुअल हायर डिक्लेयर किया था, उनके आध्यात्मिक जो फॉलोवर बोल सकते हैं। ही ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन सत्याग्रह as one of the foremost satyagrahis. He was one of the votaries of Gandhi concept of Gram Swaraj. After the martyrdom of Gandhi, Vinoba Bhave undertook Padayatra to spread Gandhiji's message, covered almost the entire country. जब वो एक बार अपना पदयात्रा कर रहे थे तो आंध्र प्रदेश में एक जगह है पोचमपल्ली। Some poor landless villagers demanded some land for their economic well-being. Vinoba Bhave could not promise into them immediately but assured them to talk to the government of India regarding provision of land for them if they undertook cooperative farming. तो कहने का मतलब क्या है कि उन्होंने पदयात्रा करी और पदयात्रा करके उन्होंने गांधी जी के आइडियल्स को, उनके विचारों को, उनके विचारधाराओं को प्रसारित करने की कोशिश करी। इसी दौरान किस प्रकार के कुछ लैंडलेस किसानों ने विनोबा भावे जी के सामने अपनी मांगे रखी, और फिर अचानक से एक दिन श्री रामचंद्र रेड्डी स्टूड अप and offered 80 acres of land distributed among 80 landless villagers, और इसी को भूदान कहा गया। भूदान का मतलब क्या होता है, भूमि का दान करना, है ना। लेटर ही ट्रेवल एंड इंट्रोड्यूस हिज आइडियाज वाइडली ऑल ओवर इंडिया। सम जमींदार ओनर्स मेनी विलेजेस ऑफर डिस्ट्रीब्यूट टू सम विलेजेस। जब भूमि के टुकड़े को दिया गया, ऐसे मैंने मेरे को भूमिदान बोला, लेकिन जब गांव के बहुत सारे लोगों ने मिलकर भूमिदान करना शुरू किया तो उसी का जो एक ब्रॉडर कंसेप्ट है, हमने उसी को क्या बोला,
ग्रामदान। तो आप देख सकते हैं इस भूदान के द्वारा, इस ग्रामदान के द्वारा एक बहुत बड़े पैमाने पे पोस्ट इंडिपेंडेंट फेज में इंडिया में इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म एग्रीकल्चर के फील्ड में देखा गया यहाँ पे। हाउएवर मेनी लैंड ओनर्स चूज टू प्रोवाइड सम पार्ट ऑफ देयर लैंड टू द पुअर फार्मर्स ड्यू टू द फियर ऑफ लैंड सीलिंग एक्ट। लैंड सीलिंग एक्ट के कारण भी पोस्ट 47 में ये नियम बनाया गया था लैंड रिफॉर्म्स में कि आपके पास एक लिमिटेड अमाउंट में ही लैंड रह सकता है, उसके बाद नहीं रह सकता है। तो बहुत सारे लोगों को लगा हो कि लैंड ऐसे भी सरकार लेने वाली, उससे बेहतर है वेलफेयर पर्पज से ही सही जो लैंडलेस फार्मर्स उनको जमीन दान में दी जाए। तो कहने का मतलब क्या है कि इस भूदान और ग्रामदान के द्वारा बहुत बड़े पैमाने पे एक सोशल डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की भावना का प्रसार हुआ। आप बोल सकते हैं इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म भी बहुत बड़े पैमाने पे हुआ और बहुत सारे लोगों को ज़मीन मिली और उन्हें लाइवलीहुड पर्पस से, उन्हें सब्सिस्टेंस पर्पस से भी उन्हें अपनी एक्टिविटी को आगे बोल सकते हैं मैनेज करने का मौका मिला। दिस भूदान ग्रामदान मूवमेंट इनिशिएटेड बाय विनोबा भावे, और इसी को हम लोग कई बार ब्लडलेस रेवोल्यूशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि किसी प्रकार की यहाँ पे जबरदस्ती नहीं दिखती, किसी प्रकार का यहाँ पे फोर्स नहीं था। यहाँ पे लोगों ने अपनी इच्छा से, जो उनके पास बहुत ज़्यादा जो फार्म लैंड थे उसे उन्होंने लैंडलेस फार्मर्स को दिया। इसीलिए हम कई बार इसे ब्लडलेस रेवोल्यूशन, रक्तहीन क्रांति भी कहते हैं। इसी डिस्कशन में अगले डिस्कशन की ओर बढ़ें जिसमें दिखा हुआ कि एग्रीकल्चर का हमारे इकोनॉमी में, एम्प्लॉयमेंट में और ओवरऑल आउटपुट में क्या कंट्रीब्यूशन है। एग्रीकल्चर किसी भी इकोनॉमी के लिए एक बैकबोन होती है, लाइक प्राइमरी एक्टिविटीज़, और जब तक एग्रीकल्चर का एग्जिस्टेंस नहीं होगा तब तक अदर सेक्टर्स लाइक सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी, क्वीनरी ना तो एग्जिस्ट कर सकती है, ना ही उनका डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है, और ना ही अलग अलग फील्ड में एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन हो सकता है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म आप लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं बच्चे, जीडीपी। इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चरल सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो धीरे धीरे करके कम हो रहा है। 51 में जितना था, अभी करेंगे थोड़ी देर में चार्ट के द्वारा, 51 में जितना था 2010-11 में लगभग 52% के आसपास रह गया है, और टोटल वर्क में, एफिशिएंसी में, प्रोडक्शन में ये अमाउंट और भी डे बाई डे क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। फोर्स वाज एम्प्लॉयड बाय द फार्म सेक्टर विच मेक्स मोर देन हाफ ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर फॉर sustenance. The declining share of agriculture in the GDP is a matter of serious concern because any decline and stagnation in agriculture will lead to decline in other spheres of economy having wider implications for society। जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि अगर एग्रीकल्चर में किसी प्रकार की डिक्लाइनिंग आती है तो उसके कारण एक फूड इनसिक्योरिटी की चीज़ें आएंगी, और अगर प्राइमरी सेक्टर है तो उसके कारण प्रोसेस्ड बेस्ड, मैन्युफैक्चर्ड बेस्ड सेकेंडरी सेक्टर है तो सर्विसिंग की बात आती है। जब तक हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर एज अ बेसिक सेक्टर ही, या प्राइमरी सेक्टर एज अ बेसिक सेक्टर ही जब तक मीनिंगफुली, फ्रूटफुली एग्जिस्ट नहीं करेगा, जब तक उसका मीनिंगफुल प्रोडक्टिव प्रोडक्शन नेचर नहीं होगा, तब तक इकोनॉमी के अदर स्फेयर्स का भी पोटेंशियली मीनिंगफुली ग्रो पॉसिबल नहीं है। कंसिडरिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड कॉन्सेप्ट एफर्ट्स टू मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर, जैसे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च को इस्टेब्लिश किया गया, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़, वेटनरी सर्विसेज, एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स, हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या होता है कि अगर मैं बोलूँ सब्जियों को के प्रोडक्शन को अगर हम लोग कमर्शलाइज पर्पज से करते हैं, बेचने के पर्पज से करते हैं, प्रॉफिटेबल पर्पज से करते हैं, दैट विल बी हॉर्टिकल्चर। फूल की बात करें, फ्लावर की बात करें, फ्रूट्स की बात करें, वेजिटेबल्स की बात करें, इनकी खेती करना हॉर्टिकल्चर है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ मेट्रियोलॉजी, मेट्रियोलॉजी का मतलब क्या था, मौसम विज्ञान, ताकि हम अपने वेदर रिलेटेड डेटा को बोल सकते हैं, टेम्परेचर के डेटा को, रेनफॉल के डेटा को, और भी जो भी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं, जिस भी प्रकार के एनवायरमेंटल या वेदर फोरकास्ट हैं, जो वेदर के जो अपडेट्स हैं, वो हम लोग किसानों को टाइम टू टाइम विद मैक्सिमम एक्यूरेसी क्या करा सके, प्रोवाइड करा सके, ताकि उन्हें अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को उनके अकॉर्डिंग ही अच्छे तरीके से मैनेज करने का टाइम मिले। वेदर फोरकास्ट एटसेट्रा वर गिवन प्रायोरिटी फॉर इम्प्रूविंग इंडियन एग्रीकल्चर। अपार्ट फ्रॉम दिस, इम्प्रूविंग द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये सारी चीज़ें तो जरूरी है ही जो हमने ऊपर डिस्कस किया, लेकिन इसके अलावा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, शेल्टर, आप बोल सकते हैं, और भी जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो किसी भी एरिया की जो डिमांड होती है उसको हमें बूस्टअप करना है, उसे हमें बेहतर करना है, वाज ऑल्सो कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर द सेम।
From the table of 4.1 it is clear that GDP growth rate is increasing over the years. GDP ग्रो कर रहा है, हालांकि अभी अगर आप देखें तो -23 पॉइंट समथिंग का भी हमें ड्यू टू कोरोना पेंडेमिक, ड्यू टू लॉकडाउन हमें डाउनफॉल दिखता है. इट इज़ नॉट जनरेटिंग सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द कंट्री. द ग्रोथ रेट इन एग्रीकल्चर हैज़ बीन डेसलरेटिंग विच इज़ एन अलार्मिंग सिचुएशन. अगर आप इसको देखिए बच्चे, यहाँ पे सेक्टर्स बताएगा जीडीपी का, एग्रीकल्चर का रोल देखिए ग्रेजुअली वो कम हो रहा है. इंडस्ट्री का देखें तो इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, लेकिन अगर सर्विसेज का देखें तो सर्विसेज का हमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ दिखता है. अगर हम इसे ग्राफ के द्वारा अगर करें तो एग्रीकल्चर फील्ड कुछ यूं है. अगर हम इंडस्ट्री को देखें, इंडस्ट्री कुछ यूं है, और अगर हम सर्विसेज को देखें तो सर्विसेज में हमें ज़्यादा दिखता है. तो कहने का मतलब क्या है कि एग्रीकल्चर में एक तो लोगों का इन्वॉल्वमेंट कम हो रहा है, एग्रीकल्चरल का जो सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो भी कम हो रहा है. दूसरी बात, एग्रीकल्चर के द्वारा जो फूड प्रोडक्शन हो रहा है उसका भी अमाउंट बहुत फ्लक्चुएटिंग है, कभी किसी का ज़्यादा हो रहा है, कभी किसी का कम हो रहा है. और सबसे बड़ी बात क्या है कि एग्रीकल्चर को अब एक बेनिफिशियरी प्रोफेशन नहीं माना जा रहा है, क्योंकि आप बोल सकते हैं कई बार ड्रॉट के कारण, एक्सेसिव रेनफॉल के कारण, स्कैंटी रेनफॉल के कारण, फ्लड के कारण, साइक्लोन के कारण और भी कई एनवायरमेंटल प्रॉब्लम के कारण किसानों के फसलों की जब हानि होती है तो एक किसान अपने बच्चे को कई बार किसान नहीं बनाना चाहता, क्योंकि एग्रीकल्चर सभी लोगों को फीड करता है, सभी लोगों की फूड ज़रूरतों को पूरी करता है, लेकिन वो खुद अपने आप में एक बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बेनिफिशियरी प्रोफेशन के फॉर्म में नहीं रह गया. इसीलिए हमें यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल और टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म के बारे में सोचना पड़ रहा है. आगे देखें. टुडे इंडियन फार्मर्स आर फेसिंग अ बिग चैलेंज फ्रॉम इंटरनेशनल कंपटीशन एंड रिडक्शन इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट. अभी हम लोग इसको करेंगे अगली वीडियो में, हम लोग जब इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर करेंगे तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कैसे इंडियन फार्मर्स को इंटरनेशनल कंट्री से भी कंपटीशन करना पड़ रहा है. क्यों कंपटीशन करना पड़ रहा है? क्योंकि जो अगर इंटरनेशनल कंट्रीज़ की बात करें उनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, वो अपने फार्मर्स को सब्सिडी देते हैं, फाइनेंशियल एड देते हैं, फाइनेंशियली हेल्प करते हैं, जिस कारण से फॉरेनर्स के जो किसान हैं या फॉरेन के जो किसान हैं उनके जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होते हैं वो इंडियन फार्मर्स के कंपैरिजन में सस्ते होते हैं, जिस कारण से क्या होता है कि हमारा जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है उनके सामने महंगा हो जाता है. दूसरा कारण यहाँ पे क्या है कि फॉरेन कंट्रीज़ की जो सरकार है वो अपने एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट उनका ज़्यादा है, हमारा इन्वेस्टमेंट उतना ज़्यादा नहीं है. तो सब्सिडी वाली बात हमने यहाँ पे कर ली, इन्वेस्टमेंट वाली बात कर ली, और सबसे बड़ी बात मोर ओवर रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटीज़. इंपोर्ट ड्यूटीज़ का मतलब क्या होता है कि बाहर से जब भी कोई प्रोडक्ट हमारी कंट्री में आता है तो कोई भी पर्टिकुलर कंट्री या सॉवरेन उस पर टैक्स लगाती है, उसको हम लोग इंपोर्ट ड्यूटी कहते हैं. लेकिन कई बार क्या होता है कि बाहर से जब कोई प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हो या कोई भी अदर प्रोडक्ट्स हो, जब इंडिया में आता है तो अगर हम उस पर ड्यूटी बढ़ाएंगे, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाएंगे, उस पर टैक्सेशन बढ़ाएंगे तो वो प्रोडक्ट्स इंडिया में क्या होगा, महंगा होगा. लेकिन जैसे ही टैक्सेशन घट जाएगा, वहाँ पे टैक्स घटा देते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी घटा देते हैं, वो प्रोडक्ट हमारे कंट्री में आके सस्ता हो जाता है और वो इंडियन फार्मर्स का जो प्रोडक्ट है उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा महंगा होता है. इस कारण से भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, इंडियन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ही टफ कंपटीशन से फेस टू फेस होना पड़ता है. ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैव प्रूव्ड डेट्रीमेंटल टू एग्रीकल्चर इन आवर कंट्री. फार्मर्स आर विथड्रॉइंग देयर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एग्रीकल्चर. फार्मर्स एग्रीकल्चर के फील्ड में इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं, वो अपने आप को एग्रीकल्चर के फील्ड से पीछे हट रहे हैं, और उनके पास अगर कोई दूसरे ऑप्शंस हैं तो वो एग्रीकल्चर की एक्टिविटी को नेक्स्ट जनरेशन को नहीं प्रोवाइड कराना चाहते हैं, नेक्स्ट जनरेशन के लिए उसमें उन्हें इन्वॉल्व नहीं करना चाहते हैं, कॉजिंग अ डाउनफॉल इन द एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर. अभी जो हमने इंटरनेशनल मार्केट के बारे में, इंपोर्ट ड्यूटीज़ के बारे में, इंटरनेशनल कंट्रीज़ के एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में सब्सिडी के बारे में, सॉवरेन के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के बारे में, इन सब चीज़ों को हम अगले वीडियो में जो हमारा इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर पे फोकस्ड होगा उसमें हम और अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे. तो इस डिस्कशन में इतनी ही बातें थी. इस डिस्कशन के द्वारा आपके कंसेप्ट, आपके डाउट्स
को बहुत हद तक हमने सॉल्व करने की कोशिश करी है। अगर फिर भी किसी प्रकार के कोई क्वेश्चन होते हैं, तो कोई डाउट आता है, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जगह दें। हम सभी क्वेश्चंस के आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच ऑल फॉर वीडियो वॉचिंग।